जय जोहार। मैं हूं संदीप अखेल। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल जी। बघेल जी, स्वागत है आपके। भैया नमस्कार, सबको नमस्कार। बात के शुरुआत करथन जी बड़ा नीचे से आप राजनीति के शिखर तक पहुंचे हो, सरपंच बने हो, जी। तो ये यात्रा ला कैसे लेता हो आप? यात्रा शुरुआत से ही गांव में मालगुजारी शासन था और वहाँ गांव में बहुत ज़्यादा उनका आतंक था कहा जाए। उसके बाद पढ़ाई से जैसे छोड़ा तो गांव वाले लोग बोले कि भाई ये लड़का पढ़ लिख के आया है, इसको क्यों ना सरपंच बना दिया जाए। तो पंच के लिए चुनाव लड़ा और पंच से चुनाव जीतने के बाद सरपंच बन गया। और सरपंच बनने के बाद गांव के विकास के लिए और क्षेत्र में धीरे धीरे अपना संपर्क बढ़ाया और संपर्क बढ़ाते बढ़ाते अपना क्षेत्र में एक मीसाबंदी स्वर्गीय मुखीराम जी साहू जो मीसाबंदी था और जनसंघी था और क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा पकड़ था। उन्होंने प्रयास करके पार्टी में शामिल किया। वैसे भी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में था ही, लेकिन उन्होंने अपने साथ लेकर के हाईलाइट किया और हाईलाइट करने के बाद मुझे 98 में सरपंच रहते रहते भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनने के बाद उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था और उसका बहुत ज़्यादा दबाव था और दबाव के चलते असफल हो गया। और असफल होने के बाद सरपंच तो था ही, उसके बाद सन 2000 में मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ दिया। हाँ। उसमें 7000 वोटों से विजयी हो गया। और जिला पंचायत होने के बाद दायरा अपने क्षेत्र में जो पकड़ था, एक तो लगातार 17.5 साल सरपंच रहने के बाद क्षेत्र में बहुत अच्छा पकड़ बन गया था। और मैं वही सोच करके विधानसभा चुनाव हारने के बाद मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। इसलिए लड़ा कि मेरा लोगों से जो संपर्क है वो बना रहे, ये जुड़ा रहे। इसी उद्देश्य से जिला पंचायत चुनाव लड़ने के जीतने के बाद 2003 में मुझे पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और उसमें मैं चुनाव जीत करके आया हूँ। कौन थे आपके प्रतिद्वंदी, कौन थे उस चुनाव में? हाँ, उस समय मेरे पक्ष में था वन मंत्री डेरू प्रसाद जी गितलहरे थे। 98 में भी उन्हीं के साथ लड़ा हूँ मैं चुनाव और 2003 में भी मैं उन्हीं के साथ लड़ा हूँ चुनाव। उसमें बहुत मुझे सफलता मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। एक चीज बताएंगे उस समय के चुनाव को, जैसे जिसमें आप डेरू प्रसाद गितलहरे मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे जी, उनको चुनाव हराना अपने आप में एक बड़ा काम था। इसको कैसे किया, क्या फॉर्मूला अपनाए? उनको हराना तो बहुत कठिन काम था, लेकिन जो मैं क्षेत्र में उसके विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में, उनके विरोध में लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ। छोटे छोटे कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा प्रयास करता था और लोगों से संपर्क मेरा अच्छा बढ़ा। और उनका जो खामियां था, जैसे इस विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अगर पूरे थाना में अगर देखोगे जी तो नवागढ़ थाना हरिजन एक्ट में सबसे टॉप नंबर में था। लोगों को छोटे छोटे बात में है हरिजन एक्ट में फंसाना और दबाव बनाना, इस तरह से उनका इतना भय और आतंक था। उन्हीं के विरुद्ध में मैं ये प्रचार प्रसार किया और वहीं पे बोला मैं कि आप लोग आशीर्वाद दो, फर्जी हरिजन एक्ट में अपने थाना में लगने नहीं दूंगा। लोग स्वीकार किए और पहले भी लोग सम्मान करते थे और उसके बाद उसकी जो भी पोल पट्टी था उसको उजागर किया। उजागर करने के बाद मुझे कड़ा संघर्ष करने के बाद विजय प्राप्त हुआ है। और लोगों का, मैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी जितने कार्यकर्ता हैं उनका मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने पूरा तन मन और धन से सहयोग करके 2003 में चुनाव जीताए हैं।
मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। 2003 उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी आप मंत्री बनाए गए, जी, तो उस दायित्व को कैसे लेते हैं आप? 2003 में माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष के आशीर्वाद से अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के डिप्टी चेयरमैन बनाया गया और उसमें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। उस विभाग को भी मैं बखूबी पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति जो गांव हैं, बाहुल्य गांव हैं, वहां दौरा कर के राशि का वितरण किया और धीरे धीरे से संपर्क बढ़ाया और लगातार उस पंचवर्षीय तक के मैं प्राधिकरण में काम किया हूं और समाज के अच्छा बड़ा सा गट्स बना करके काम किया हूं, जिसका भी लाभ मुझे मिला है। और उसके बाद पुनः 2008 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला, संगठन का आशीर्वाद मिला और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और पुनः 2008 में प्रत्याशी बनाया गया और 8 में भी मैं जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और विजयी हुआ। उसके बाद मुझे उद्योग विभाग का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। उद्योग विभाग भी को बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया हूं और किसी प्रकार का मेरे ऊपर आरोप और शिकायत का नौबत नहीं आने दिया। बेमेतरा जिला जो है, बेमेतरा जिला का प्रतिनिधित्व करना, बेमेतरा जिला गृह जिला भी है मेरा जी। बेमेतरा जिले के विकास के लिए क्या क्या आपने सोचा है कि नवागढ़, बेमेतरा, साजा ये सब जो है उन्नति के मार्ग पर आगे जाए, उसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? क्या है, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा बेमेतरा जो था इतना पिछड़ा जिला था, वहाँ कोर्ट वगैरह किसी और बाकी विभाग वगैरह तो नहीं था। दुर्ग आना जाना हम सबको पड़ता था और लोग इतना परेशान हो जाते, चूँकि हमारा ज़िला दुर्ग था तो एक दिन में आदमी जा कर के काम करके लौट नहीं पाता था, नहीं सड़क का व्यवस्था था, नहीं कुछ था। हम लोग 7 बजे बस बैठते थे तो 1:30 बजे दुर्ग पहुंचते थे, उस दिन वापस नहीं आ पाते थे। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किया, निवेदन किया कि बेमेतरा हमसे इतना दूर पड़ता है दुर्ग, तो क्यों न भैया से निवेदन किए थे कि बेमेतरा को जिला बना दिया जाए और बहुत पिछड़ा हुआ बेमेतरा है। उन्होंने गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर के आशीर्वाद दिया कि और बेमेतरा को जिला बनाए और जिला बनने के बाद आज बेमेतरा का जो दृश्य है एकदम बदला सा नज़र आएगा। आज जिला के हिस्से से देखोगे बेमेतरा जिला में जो विकास हुआ है, वहाँ जितना सुविधा मिलना था उससे कहीं अधिक सुविधा हमको बेमेतरा जिला में मिला है। आज बेमेतरा जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है और लगता है कि अब बेमेतरा जिला हमारा बहुत जल्द एक विकसित जिला बन जाएगा, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि नवागढ़ में जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ वातावरण अच्छा रखने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सभी समाज के लोग बहुत अच्छे से रहें, उनके लिए लगातार आप प्रयास करते रहते हैं जी, उसके बारे में बताएं। देखिए, सभी समाज मिलजुल करके रहें, इसके लिए हम बहुत सा प्लानिंग करके काम करते हैं। जैसे नवधा रामायण होता है, नवधा रामायण में फिक्स है हमारा, नवधा रामायण होता है तो निश्चित रूप से हम वहाँ जाते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि वो नवधा रामायण सार्वजनिक रूप से सब गांव भर मिल करके एक नवधा रामायण में सब उपस्थित हों, ताकि एक समन्वय बनेगा। साथ ही साथ दूसरा हम उपाय किए कि बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती जो होता है, हर साल 1 लाख से ऊपर लोगों का वहाँ भीड़ रहता है। 3 दिवसीय कार्यक्रम कराते हैं और पूरा प्रदेश में जितना भी पंथी पार्टी है सबको आमंत्रित करते हैं और वही पुरस्कार वितरण भी होता है। बहुत अच्छा। सतनामी समाज के साथ साथ सब समाज के मंच में रहते हैं और लगातार उन समाज का भी, सर्व समाज का उस कार्यक्रम में सहयोग मिलता है और कुछ न कुछ उस काम में को सफल बनाने में सबका सहयोग मिलता है। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव मनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में आप हमें बताएं। देखिए, ये हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि आने वाला समय किसानी का है, लोग कृषि कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, पानी गिरेगा, समय खराब होगा, लोग अपने खेती किसानी करते हैं। ये सोच करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया कि 1 तारीख से 7 तारीख तक चावल उत्सव मनाया जाए और उसमें 3 महीना का चावल एक साथ दिया जाए। यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। हमने पूरे प्रदेश में जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सबसे आग्रह किया कि हर प्रत्येक जो राशन दुकान है वहाँ 1 तारीख से 7 तारीख तक भव्य रूप से चावल उत्सव मनाया जाए। लोग कहते हैं कि आप खाद्य मंत्री हैं, गांव से आते हैं, पूरा गांव आपका गांव है, तो वास्तव में पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्या सोचते हैं, उनके लिए खाद्यान्न कितना महत्वपूर्ण है, कैसे उन तक पहुंचना चाहिए, उसको बहुत बारीकी से आप पूरे अधिकारियों के साथ बैठते हैं और एक एक रिपोर्ट लेते रहते हैं। जी हाँ, ये जो है चावल वितरण का ये गरीब के हित में है, गरीब को चावल मिलना चाहिए। इसके लिए लगातार हम अधिकारियों के साथ संपर्क करके बैठक करके ये निर्देश देते रहने हैं कि प्रत्येक महीना चावल लोगों को मिलना चाहिए और अच्छा साफ सुथरा चावल मिले। इसके लिए लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे विभाग के अधिकारी लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं। फूड विभाग के अधिकारी जो है प्रत्येक जिला में महीना में 10 दिन तक के उन राशन दुकान में जा कर के स्टॉक का भौतिक सत्यापन वगैरह करें और कहीं भी गड़बड़ी ना हो और सबको राशन कार्ड मिले और स्वच्छ यानी साफ चावल मिले, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। डबल इंजन सरकार के कद का फायदा नजर आते, केंद्र में भी आपके सरकार, राज्य में भी आपके सरकार। आज डबल इंजन के सरकार के बारे में कहना चाहूँ, हकीकत में छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है ये सदैव हमारे अटल जी का देन है और आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। रोड से लेकर शिक्षा में देखो, स्वास्थ्य में देखो और हर चीज़ में देखो, आज छत्तीसगढ़ जो इतना तरक्की कर रहा है और इतना आगे बढ़ रहा है कि आज छत्तीसगढ़ क्या रायपुर को आज रायपुर के रोड में जाओगे समझ में नहीं आता कि रायपुर है कि ये दिल्ली है। इस तरह विकास यहाँ प्रदेश में हो रहा है, डबल इंजन सरकार का ही देन है। और दूसरे तरफ यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग छत्तीसगढ़ आने से घबराते थे, दिल्ली वगैरह जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के अरे बाप रे, हमारे यहाँ तो जहाज़ से नहीं उतर सकते और जहाज़ से उतरते ही गोली मार देते हैं। ये इतना ज़्यादा नक्सली का प्रचार प्रसार हो गया था छत्तीसगढ़ को नक्सल मुद्दा में सब छत्तीसगढ़ आने से घबराते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे ये यशस्वी लोकप्रिय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद मिला और इस छत्तीसगढ़ में लगातार उनका दौरा हुआ और वो भी दौरा बस्तर नक्सली क्षेत्र में हुआ। आज देखो नक्सली हजारों की तादाद में सरेंडर हो रहे हैं और काफ़ी नक्सली मारे जा रहे हैं। इस तरह चुटपुट बचा है, वो भी माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का घोषणा है या प्रयास है कि आने वाले मार्च में ये नक्सली समाप्त हो जाएगा और निश्चित रूप से लग भी रहा है। अभी लगातार आप मन की चिंतन हुई, फिर मुख्यमंत्री बैठक हुई, बाहर से भी आई, समझाइश देगी इसकी भाई हमला कार्यकर्ता के साथ जुड़ के रहना है और जतका मंत्री हुमन लवी टिप्स देगी। आपके क्या कहना, कद का महत्वपूर्ण रही से सब चीज़ है और कद का जमीन से जुड़े रहना चाहिए हर मंत्री हर विधायक का? नहीं, ये टिप्स मिला है, इसमें तो हकीकत में सभी मंत्रियों को और विधायकों को भी कहा गया है कि जो अपना व्यवहार है लोगों से जुड़ करके रहें और ज़मीन से ही जुड़ करके रहें, कभी भी अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। और जो ये लोगों कार्यकर्ता की बात को सुनो और कार्यकर्ता की वजह से आप यहाँ तक के पहुँचे हो, इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान दो और अपने क्षेत्र का
विकास करो, सबसे संपर्क और सबसे व्यवहार बना के रखो, ये समझाइश दिया गया है। उसका निश्चित रूप से लाभ हमको मिलेगा। आपके बंगला मोर कई बार आना होते, कांवर के आप गृह जिला के भी हो, बड़ा स्नेह आपसे है। जी कोई भी कार्यकर्ता या कहीं से भी कोई आदमी आई, आपला काम बताइए, कोनो भी जिला के हो, तत्परता के साथ आप काम करता हो। मैं आपसे पूछूं कि आपके नवागढ़ के का तो नहीं, दूसर साझा के या कहीं और के, लेकिन आप कलेक्टर से बात कर लूँ, संबंधित अधिकारी से बात कर लूँ, सबसे आप बात कर लेते हो। आप क्या है, आज नई बात नहीं है मेरे लिए। जब से लोगन का आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, जब से विधायक बना हूँ, तब से मेरा एक ही आदत है, कोई भी प्रदेश का कोई समस्या या कोई परेशानी लेकर के आता है तो तत्काल मैं उस विभाग के अधिकारी को तुरंत बात करता हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उसकी जो समस्या है उसका निराकरण हो जाए। और बहुत सा निराकरण हो भी जाता है। कुछ न्यायालयिक प्रकरण और कुछ दिक्कत वाली बात है, उसको नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी तादाद तक जो लोग मेरे मिलने आते हैं उसका निश्चित रूप से उसका जो काम है उसको कराने का प्रयास करता हूँ। मेरे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी आदमी 9 बजे 10 बजे रात तक के 11 बजे रात तक के आता है। सवेरे क्षेत्र में देखोगे 7 बजे मेला लग जाता है। हाँ, मैंने देखा हूँ इस बात और आते हैं। अभी आप हाँ। मेरे साथ बैठे थे, साझा विधानसभा से लोग आए थे, 15-20 लोग समस्या लेकर के। उनके समस्या के संबंध में शिक्षा विभाग का था। आपके सामने ही मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को फ़ोन में बात किया हूँ और उसके बाद कलेक्टर के लिए लेटर लिख के कलेक्टर को बोला हूँ कि ये लेटर मैं भिजवा रहा हूँ मार करके, और इसका जो समस्या इसका निराकरण तत्काल कर देना। ये कलेक्टर को भी मैं निर्देश दिया हूँ। वही मेरे साथ जो भी आता है इसी तरह से मेरा व्यवहार है। आज का नहीं, शुरू से वही व्यवहार है। उसका लाभ आपका एक स्वभाव में देखा कि कभी आपने राजनीति को वैमनस्यता के रूप में उसका उपयोग नहीं किया। जैसे कई बार आप चुनाव हार गए 2018 में, पर आपने मेहनत करते रहे, आप गांव के साथ, ग्रामीणों के साथ आपने संपर्क साधा, लेकिन किसी के विषय में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, अमर्यादित बात नहीं की। और अन्य जो आपके विपक्ष में थे वो बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते थे। देखिए, अब विपक्षी तो क्या करेंगे, उसके बारे में कहने नहीं जानते हो तो सब जानते हैं। 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में सड़क मरम्मत के नाम से एक धमिला गिट्टी तक नहीं डला, और क्षेत्र में फिर वही भय, आतंक, वही खुलेआम दारू, ये स्थिति बना दिए थे। लेकिन जनता ने 2023 में मुझे आशीर्वाद दिया। उसे ठीक करने में मुझे ज़रूर कुछ समय लगा, लेकिन आज पुनः अपना विधानसभा जो है नवागढ़ आज शांतिपूर्ण है और विकास भी हो रहा है। इस साल भी हमने बजट में काफ़ी तादाद में 40 सड़क स्वीकृत कराए हैं, और गांव में जो स्वीकृत हुआ है उसको मैं बताना चाहूँगा कि एक दाढ़ी में कॉलेज और एक हमारे यहाँ कॉलेज, 2 कॉलेज का स्वीकृति मिला है। कॉलेज जो एक कॉलेज है उसके लिए अतिरिक्त खर्च का भी हमको स्वीकृति मिला है। सबसे ज़्यादा समस्या मेरे क्षेत्र में है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से हर बार मेरा एक ही ठो मांग था, नवागढ़ विधानसभा ट्राई एरिया है। आज बूंद बूंद पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, और हम जितना समाधान शिविर हुआ है उसमें एक ही बात का निर्देश किए हैं कलेक्टर के समक्ष कि जितने सरपंच हैं, आप चाहे कुछ भी विकास करो मत करो, अभी ये 2-3 महीना सिर्फ गांव की जनता के लिए पीने का पानी की व्यवस्था करो। सब 2-2 टैंकर लाओ, किराए से लाओ, और किराए से ला कर के गाँव में 24 घंटा 2 टैंकर के माध्यम से पानी पीने का व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। सभी सरपंच लोग टैंकर में पीने के पानी का व्यवस्था किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब से निवेदन, हर बार मेरा एक ही ठो मांग था कि भैया ट्राई एरिया है, इस ट्राई एरिया में मुझे किसानों के खेत तक के पानी का व्यवस्था कर दो। हर बैठक में मैं निवेदन, हर कार्यक्रम में निवेदन किया। डॉक्टर साहब एक ही लाइन में बोले, दयाल दास, जहाँ से भी पानी यहाँ आता है आप मुझे बता दो, सर्वे करा करके मैं तुरंत 1 मिनट में स्वीकृति दूंगा। लेकिन अभी अभी हमको एक मिला है
एक दुल्ली पार से जो बांध, बड़े बांध आया झाल तक के, मेरे क्षेत्र में आ गए काफ़ी दूर तक के, उस बांध को हम संबलपुर तक के लाने का बजट में स्वीकृति ले लिए हैं। और संबलपुर एक ऐसा स्थान है जो ऊंचा स्थान है, वहाँ पे अगर पानी, वहाँ के जो बांध है उसको टैंक बना देते हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र के नवागढ़ ब्लॉक के प्रत्येक गांव में हम पानी पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छा। तो उस बांध में नहर नाली सीधा सीधा वो टैंक तक के लाएंगे। और दूसरा, एक अमलडीहा से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सीनात नदी से लिफ्ट इरिगेशन करके हम संबलपुर बांध तक के पानी पहुंचा रहे हैं। और नाथ घाट से भी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से संबलपुर तक, यानी 3 तरफ से पानी का व्यवस्था संबलपुर में करने जा रहे हैं। बजट में स्वीकृति भी हमको मिल गया है। चलिए थोड़ा सा आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं। आप बचपन में बनना क्या चाहते थे? और बुलेट के बारे में, बुलेट भी चलाना आपको बड़ा पसंद रहा है? जी हाँ, बुलेट तो मैं सन 82 से लेकर के सन 82 से लेकर के 2003 तक के हाँ बुलेट में ही दौरा करता था। अच्छा। हाँ, और बुलेट इतना बढ़िया लगता आपकी था, पर्सनालिटी सूट भी करता है। इतना बढ़िया लगता था, कोई भी गांव गए तो चले। जबकि जीप वगैरह से अच्छा बुलेट में दौरा करता था। और लोग सब जानते थे मेरा बुलेट जब नवागढ़ से निकलता था गांव के लिए, तो 3-3 किलोमीटर दोनों तरफ के रोड वाले लोग जान लेते, ये सरपंच पूरा जा रहा है, ये सब जान लेते थे। घर के बारे में बताइए, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरे ये है, मेरे पिताजी अपने माँ बाप के अकेला था। 3 गांव में हमारा किसानी था और 3 गांव में किसानी नहीं कर पाते थे एक अकेला आदमी, इसलिए गांव की ज़मीन को पूरा बेच दिया। और किसान ही था मेरा पिताजी। लेकिन उस समय जब मालगुजार सरपंच रहता था, तो मालगुजार जो सरपंच था उसका डेथ हो गया, 2.5 साल बचा था कार्यकाल। तो उसके बाद मेरे पिताजी को उप सरपंच वही बनाया था। तो उप सरपंच था, सरपंच के डेथ होने के बाद प्रभार मिल गया, तो 2.5 साल तक के सरपंची किया। उस समय कोई विकास उकास से कोई मतलब न, राशि कुछ नहीं आता था। उसके बाद गांव वाले लोग उनको फिर सरपंच का दायित्व दे दिया। मैंने 7.5 साल मेरा पिताजी सरपंच रहा है। उसके बाद फिर मुझे अवसर मिला तो मैं 17.5 साल सरपंच से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद भाभी ने सरपंच का चुनाव लड़वाए गांव वाले लोग। 10 साल लगातार भाभी भी गांव ग्राम पंचायत कुंरा के सरपंच रही है। और जो विकास दिख रहा है वो हम ही लोगों के कार्यकाल में है। जब सरपंच बना था तो मेरा एक सोच था कि गांव को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो गांव के लिए काम किया। जैसे गली वगैरह इतना कीचड़ होता था, सभी गली में उस समय वो खरंजा निर्माण चलता था। वो पूरे गांव को खरंजा निर्माण करा दिया। फिर माननीय हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय ताराचंद जी साहू से मेरा घरोबा संबंध रहा है। उनसे निवेदन किया कि भैया मेरे एक सपना है, सरपंच बन गया हूँ तो गांव को विकास करना है, मुझे हाई स्कूल चाहिए। माननीय सांसद जी ने तत्काल हाई स्कूल स्वीकृति दिया। गांव में हाई स्कूल खुला। खाए में कहाँ पसंद करता हो आप? खाए में मैं सीधा शाकाहारी हूँ। हाँ। मुझे सबसे प्रिय सब्जी लगता है तो भाजी है। भाजी में कहा? भाजी में जैसे कि लाल भाजी हो गया। हाँ। और कांदा भाजी आता है। कांदा भाजी भी बढ़िया दाल वगैरह डाल के बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। हरा सब्जी जैसे गोभी है, करेला है। मैं हरा सब्जी खाता हूँ, ये पनीर वनीर खाना पसंद नहीं करता। जब भी खाता हूँ, जैसे बाहर यात्रा में रहता हो, जैसे विदेश की यात्रा हो गए, कबू मतलब ये प्रदेश के बाहर की यात्रा में, तो कैसे करत हूँ सब चीज ला? नहीं, सिर्फ वहाँ भी वही चलता है मेरा। और सादा सब्जी खाता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता ला आप क्या संदेश देना चाहो? छत्तीसगढ़ जनता से मेरे इसी बात का निवेदन है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। आप सब देख रहे हैं, गरीबों के हित में जो काम हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है।
आज सबसे पहले जनधन योजना के माध्यम से डायरेक्ट लोगों के खाता में पैसा आ रहा है। कांग्रेस के गवर्नमेंट में तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोला करता था राजीव गांधी, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो हितग्राही तक पहुँचने में सिर्फ 15 पैसा मिलता है। आज माननीय मोदी जी 1 रुपया दिल्ली से भेजता है तो हितग्राही खाता में 1 रुपया ही मिलता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ राज्य एक विकसित प्रदेश बनेगा, ये डबल इंजन सरकार का ये देन है। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल जी। बघेल जी, बड़ा आनंद आया आपके साथ बात करके। ऐसा लगा कि मैं बेमेतरा जिला आ गया हूँ, नवागढ़ पहुँच गया हूँ, एक अपनापन आपसे मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल, नमस्कार।